हाँ, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो फ्लूइड यूज होता है आपके यहाँ पर प्रेशर लगाने के लिए दोनों साइड से, तो उसको बोलते हैं ड्रिलिंग फ्लूइड। और उसका मड वेट हमें उस हिसाब से लेना पड़ता है कि नहीं जो फॉर्मेशन का प्रेशर है ना उसको हम काउंटर कर सकें, जिससे बेल कोलैप्स ना हो। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा ड्रिलिंग में आएगा कि ड्रिलिंग मड की डिजाइन कैसे करते हैं, ड्रिलिंग फ्लूइड की डिजाइन कैसे करते हैं। और तुम्हारी नहीं है अगर हम नीचे पहुंच गए और हमने नहीं है किस क्या ट्यूबिंग डाली क्या कि जिससे पर कितने डायमीटर की ट्यूबिंग डालेंगे जिससे नहीं हम फ्लूइड निकाल सकें यहाँ से, तो वो सब आपको ये ड्रिलिंग में आएगा। ठीक है, तो ड्रिलिंग का ये पोर्शन हो गया जिसको मैं पढ़ाऊंगा ब्रीफ में, एक व्यू दे रहा हूँ आपको। अब ड्रिलिंग के बाद आता है आपका बेल। देखो यहाँ तक तो तुम्हें पता पड़ गया कि ऑयल निकल जाएगा, फिर आपने ड्रिलिंग कर दी, फिर आप करोगे ड्रिलिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है बेल कंप्लीशन। ठीक है, बेल कंप्लीशन में क्या होता है कि जो आपने बेल ड्रिलिंग किया है केस्ट बेल, ठीक है, और भी आपका रिजर्वायर है, तो बेल कंप्लीशन में क्या होता है कि जो आप फ्लूइड निकालोगे वो क्या आप केसिंग पे निकालोगे या फिर आप ट्यूबिंग डालोगे या फिर आप लेंगे एक ट्यूबिंग की जगह 2 ट्यूबिंग डालोगे या फिर आप ट्यूबिंग के अंदर ट्यूबिंग डालोगे, ट्यूबिंग के अंदर ट्यूबिंग डालोगे। तो तुम्हारी होगी केसिंग, ये तुम्हारी होगी एक ट्यूबिंग, ये तुम्हारी होगी 2 ट्यूबिंग। ठीक है, कितने पैकर लगाओगे आप, ठीक है, फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि जनरली हम केसिंग पे फ्लो नहीं कराते फ्लूइड को। केसिंग पे हम फ्लूइड को फ्लो इसलिए नहीं कराते कि अगर हम केसिंग पे डायरेक्ट फ्लूइड को फ्लो कराएंगे तो फ्लूइड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे एस्पाल्टिन हो गया, वैक्स हो गया तुम्हारा, और टेम्परेचर हो गया फ्लूइड का, वो तुम्हारी जो केसिंग होती है ना वो स्टील की बनी होती है, उसको तुम्हारी कोरोड कर देगा, मतलब इसको खराब कर देगा, जंग लगा देगा, और हमारा बेल बहुत ही जल्दी समय में, बहुत ही कम टाइम में खराब हो जाएगा। मतलब एक बेल हमने ड्रिल किया है, उसको केसिंग किया है, सीमेंट किया है, तो वो तुम्हारा लास्ट पार्ट है केसिंग का। इसके अलावा तुम नहीं कुछ उसमें नहीं है एक्स्ट्रा सपोर्ट भी ले सकते। जैसे अगर मेरी नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे केसिंग पे डायरेक्ट फ्लो कराया और केसिंग खराब हो गई तो फिर आप ये बेल को रोकने के लिए तुम्हारे पास और कोई अलग से सेटअप नहीं है। लेकिन अगर आप ट्यूबिंग पे फ्लो कराते हैं फ्लूइड को और तुम्हारी ट्यूबिंग खराब होती है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के कारण, तो तुम इस ट्यूबिंग को बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम केसिंग को बदलोगे तो मेरे द्वारा तुम्हारे पास कोई भी सेटअप नहीं है बेल को होल्ड करने के लिए कोलैप्स से। ठीक है, तो जनरली हम लोग ट्यूबिंग में फ्लो कराते हैं, लेकिन कई फ्लूइड ऐसे होते हैं जिनमें ये कोरोजिवनेस कम होती है, उसमें एस्पार्टिन और वैक्स के कंपोनेंट कम होते हैं, उनका टेम्परेचर के केसिंग बियरिंग होता है, तो भैया उनको हम ये केसिंग में फ्लो करा सकते हैं। तो कैसा सेटअप लगाना है फॉर्मेशन को देखते हुए वो सब आएगा तुम्हारा बेल कंप्लीशन में कि एक ट्यूबिंग लगानी है, 2 ट्यूबिंग लगानी है, कितने पैकर लगाने हैं और कितने बाल्ब लगाने, कैसा बाल्ब लगाना है और तुम्हारी केसिंग में फ्लो कराना है कि नहीं कराना है, वो सब तुम्हारा आएगा बेल कंप्लीशन में। ठीक है, ये सब पार्ट आप बेल कंप्लीशन में पढ़ लेना। बेल कंप्लीशन भी हो गया, तुम्हारी ट्यूबिंग फ्यूबिंग सब सेट हो गई। ठीक है, तुम्हारा बेल ड्रिल हो गया, केसिंग आ गई, सीमेंटिंग हो गई। ठीक है, तुमने मान लो एक ट्यूबिंग डाल दी, पैकर सेट कर दिया। पैकर किस लिए सेट करते हैं कि अगर हमने केसिंग पे फ्लो नहीं कराना चाह रहे तो यहाँ पर ही फ्लूइड रुक जाए, अंदर ना जाए केसिंग ट्यूबिंग एनुलस में। इसको बोलते हैं जो वेकेंट स्पेस होता है केसिंग और ट्यूबिंग के बीच में, उसको बोलते हैं एनुलस। एनुलस में फ्लूइड ना जाए उसके लिए आपने पैकर लगा दी, सब हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा आपको, अब देखो मैंने ट्यूबिंग डाल दी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है परफोरेशन। मैं यहाँ से सरफेस से सब सरफेस में तो आ गया, लेकिन मेरे को यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब फ्लूइड तो यहीं से निकलेगा ना, फ्लूइड लास्ट तक यहाँ पर है, यहाँ से इसको यहाँ पर कैसे ले जाऊँ, तो मेरे को एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट करना पड़ेगा। वो कंडक्टिंग पाथ कैसे क्रिएट होगा, जब मैं यहाँ पर होल करूँ। अब यहाँ पर होल करने के लिए मैं क्या करूँगा, परफोरेशन। अगर मैं परफोरेशन करता हूँ तो इसमें क्या है, ये होल हो जाएंगे, जिसके कारण
तुम्हारा फ्लूइड यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो परफोरेशन एक अलग ही पार्ट है कि कैसा तुम नहीं है परफोरेशन डिवाइस में भी, मतलब दो तरह के डिवाइस होते हैं मेनली परफोरेशन के, बुलेट परफोरेशन और जेट परफोरेशन। ठीक है, बुलेट में क्या होता है कि एक परफोरेशन गन ले जाते हैं यहाँ पर और इसमें नहीं होल्स होते हैं और इनसे बुलेट निकलती है और तुम्हारी केसिंग और फॉर्मेशन में ये होल कर देती है। मान लो ये केसिंग है तो इसमें भी होल हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और तुम्हारे फॉर्मेशन में भी होल हो जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो नहीं फ्लूइड आना चालू हो जाएगा। ये तुम्हारा होगा ब्लड परफोरेशन। अब ब्लड परफोरेशन में तुम कौन सी ब्लड का यूज करोगे? तो ब्लड तुम यहाँ छोड़ोगे तो ब्लड में होता है तुम्हारा रेडियो क्या कहते हैं, मतलब एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है तुम्हारे लिए, आग में लग जाए कुछ, मतलब कुछ अलग प्रॉपर्टी ना हो जाए यहाँ पर, इसलिए नहीं तुम नहीं है किस तरह की ब्लड यूज करोगे, किस तरह के परफोरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए। और तुम्हें अगर केसिंग को नहीं परफोरेट करना है तो तुम अलग ब्लड यूज करोगे, फॉर्मेशन को अगर परफोरेट करना है तो अलग ब्लड यूज करोगे। अगर बीच में सीमेंट भी भर रहा है और खाली आपको सीमेंट को परफोरेट करना है तो तुम अलग ब्लड यूज करोगे। ठीक है, तो उसमें भी परफोरेशन में तुम्हारे दो परफोरेशन डिवाइस होते हैं, एक ये ब्लड परफोरेशन, बुलेट परफोरेशन, एक जेट परफोरेशन। तो बुलेट परफोरेशन में भी तुम्हें काफी दूर में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा तुम्हारा होगा परफोरेशन। ठीक है, जेट परफोरेशन का मैं एक थोड़ा सा व्यू देता हूं आपको। जेट होता है वेरी हाई वेलोसिटी फ्लो ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जैसे अगर मैं अपने पाइप की डायमीटर को बहुत छोटा कर दूं और इसमें बहुत ही हैवी वेलोसिटी से पाइप फ्लूइड निकले तो एक ये सुई की तरह चुभता है। अगर मैं जैसे अपनी पानी की नली होती है उसको मैं दबा दूं तो उसकी मैंने डायमीटर छोटी कर दी और उससे नहीं बहुत ही तेज तरीके से पानी निकलता है, तो वो नहीं है। अगर नहीं है इस सिस्टम में इतनी स्पीड से निकालते हैं हम कि केसी में भी परफोरेशन करते हैं, आपकी सीमेंटिंग में भी परफोरेशन करते हैं और साथ ही साथ आपकी फॉर्मेशन में भी परफोरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं जेट परफोरेशन। उसके लिए हम नहीं है क्या परफोरेटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, वो सब आपके नहीं है जेट परफोरेशन में आएगा। ठीक है, फिर परफोरेशन हो गया, मतलब आपका बेल सीमेंटिंग ओपन होल, सीमेंटिंग ओपन होल रिजर्वायर, जिसमें फ्लूइड भरा होता है जिस फॉर्मेशन में उसको बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक है, आपने यहाँ कंडक्टिंग पाथ भी कर लिया, ट्यूबिंग भी डाल दी, ठीक है, और तुमने बेकर भी लगा दी। अब क्या करना है? ठीक है, परफोरेशन हो गया। अब देखो कोई भी, अब ये कंप्लीट सेटअप हो गया। ठीक है, अगर मैं नहीं है फ्लूइड को निकालना चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, बात यहाँ से यहाँ तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया ऑयल निकालने के लिए, हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए, इमल्सन निकालने के लिए, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस, हाइड्रोकार्बन एंड इमल्सन। ठीक है, अब ये मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब जब जैसे कि किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो फिर हम उसको बोलते हैं, भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए क्यों भेजते हैं? कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, मतलब मैंने प्रोडक्ट बना दिया, अब इसको टेस्टिंग के लिए भेजूंगा मैं। टेस्टिंग में क्या निकालते हैं कि हमारा इसमें कोई भी माइनर मिस्टेक होगी तो उसको हम पहले सही करेंगे, फिर इसको मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए भेजा, अगर इसमें कुछ डिफॉल्ट निकला छोटा मोटा तो नहीं है उसको हम सही करेंगे, मतलब उसको सर्विस करेंगे उसकी और उसको सही करेंगे। तो उसी प्रकार से मेरा ये प्रोडक्ट तैयार हो गया है। अब मेरे को करनी है इसकी टेस्टिंग के दौरान इसमें निकले फॉल्ट, क्योंकि इतनी बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हो उसमें फॉल्ट ना हो फिर तो आप भगवान बन जाओगे, और भगवान आप हो नहीं। इसलिए इसमें तुम्हारा फॉल्ट निकलेंगे, बहुत ही ज्यादा फॉल्ट निकलेंगे, पर माइनर फॉल्ट निकलेंगे इसमें। तो ठीक है, तो उन माइनर फॉल्ट को सही करने के लिए आपको करना पड़ेगा बेल सर्विसिंग एंड वर्कओवर। ठीक है, बेल सर्विसिंग एंड वर्कओवर।
मतलब बेल को सर्विस करना है, आपका बेल तैयार हो गया, अब इसमें छोटी छोटी मिस्टेक होंगी, उनको सही करना है। अब ये दो अलग नाम क्यों है? जब जनरली है ऐसा कि जब अपने के ट्यूबिंग में बेल में कुछ चीज़ों को रेमेडियल करते हैं, रेमेडियल मतलब सही करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेल सर्विसिंग। लेकिन अगर कोई रिजर्वायर में फॉल्ट होता है, मान लो कि फ्लूइड तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिससे फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे आ नहीं पा रहा है, तो हमको इसको सही करना है, तो उसको बोलेंगे वर्क ओवर। ठीक है, तो तुम्हें बेल सर्विसिंग और वर्क ओवर करना पड़ेगा। उसमें भी नहीं कि कौन से इक्विपमेंट लेंगे बेल सर्विसिंग में, किस प्रॉब्लम के लिए क्या इक्विपमेंट लेंगे और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब आपको नहीं है बेल सर्विसिंग और वर्क ओवर में पढ़ाया जाएगा। ये तुम्हारा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, फिर तुम्हारा बेल सही हो गया, मतलब अब तुम्हारा पूरा ना तो उसमें कमी है, तुम्हारा पूरा तैयार हो गया, उसको चेक कर लिया, उसमें जो फॉल्ट था उसको सुधार दिया। अब क्या करेंगे? अब हम उसको फ्लो कराने के लिए, अब देखो बेल कंप्लीट हो गया, ये ट्यूबिंग हो गई, ये पैकर हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा रिजर्वायर हो गया, ये कंडक्टिंग पाथ हो गया। अब तुमको इसको फ्लो कराना है, तो अब मेरे को इसको चलाना है, तो अब इसको क्या करूंगा मैं? देखो मैंने कहा था यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक वर्क बढ़ी रहती है इसको प्रेशर लगाने के लिए, तो मेरे को इसको निकालना पड़ेगा, इसको नहीं निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जो बाल लग रहे होंगे बीओपी बाल पड़ रहे हैं उनको नहीं, सबको हटाना पड़ेगा। कितना बैटरी है? क्या हुआ? बैटरी है क्या? तो आपका पूरा बेल कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको बस चालू करना है, मतलब बेल को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट क्या करोगे आप? इस ड्रिलिंग फ्लूइड को आप बाहर निकालोगे, जितने भी बाल में उनको खोलोगे, फ्लो रेट सेट करोगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसको बेल को करना है एक्टिवेट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रह जाएगा? बेल का एक्टिवेशन। ये अलग ही टॉपिक है, कैसे आप फ्लूइड को निकालोगे, कौन कौन से बात को खोलोगे, कैसे फ्लो रेट सेट करोगे। ठीक है, तो इसमें आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे। ठीक है, अब बेल एक्टिवेट हो गया, अब ये फ्लूइड यहाँ से आना स्टार्ट हो गया रिजर्वायर से ट्यूबिंग में, तुम्हारी केसिंग में, तुम्हारा इंजन से। ठीक है, यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। अब आपने फ्लूइड तो ले लिया ऊपर, लेकिन किस फ्लो रेट से आ रहा है? कभी फ्लो रेट ज्यादा हो जाएगी, कभी कम होगी, कभी हमको ज्यादा की जरूरत होगी, कभी कम की जरूरत होगी, और जो फ्लूइड आ रहा है उसको कहाँ पर स्टोर करोगे? तो हमको ये सब चीजें ऊपर सेट करनी पड़ेगी। तो हमको ऊपर करना पड़ेगा प्रोडक्शन सेटअप। जो प्रोडक्शन आ रही है उसको हम कहाँ पर रिस्टोर करें, किस प्रेशर पे लें, और क्या मतलब हमको कम करना पड़े फ्लो रेट को, तो कैसे कम करें? अगर कोई ब्लो आउट या फिर ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड आ जाता है, या फिर कुछ मतलब हमारे सोच के हिसाब से फ्लूइड नहीं आता है, तो उसको रोकना है तो कैसे करें? तो वो होता है प्रोडक्शन सेटअप। तो ये आ जाता है तुम्हारा प्रोडक्शन टॉपिक में, और ये होती है सरफेस फैसिलिटी। ठीक है, मेनली यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो जैसे बेल तुम्हारे पहले नहीं है, केस बेल हेड लगता है, फिर तुम्हारा पेसिमिलिटी लगता है, ड्रिलिंग के दौरान बीओबी लगता है, तुम्हारे लिए स्टोरेज टैंक होते हैं, सेपरेटर होते हैं, ये सब तुम्हारी प्रोडक्शन में आ जाएंगे सरफेस फैसिलिटी में। ठीक है, फिर ये प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि अपने वाटर कट को, जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन निकला है, एमल्शन निकला है, उसमें से वो जो वाटर होता है उसको हमको रिड्यूस करना पड़ता है। पेट्रोलियम इंजीनियर को उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने उसका जो इंडस्ट्री में लेते हैं वो जनरली 0.02 वाटर कट तक हम इसको रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पर अपना काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना काम खत्म हो जाता है, और यहाँ से हम ऑयल को भेज देते हैं रिफाइनरी के लिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अपने 4 साल में पढ़ने पड़ेंगे, सॉरी 3 साल में। और इसके अलावा भी तुम्हें एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज रिजर्वायर। ये सब पार्ट होता है आपके लिए एक्सप्लोरेशन का, कि एक्सप्लोरेशन का, ड्यूरिंग ड्रिलिंग का, ड्यूरिंग प्रोडक्शन का, कि नहीं रिजर्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, जो रिजर्वायर के नीचे है ना, इसको स्टडी करना पड़ेगा हमको, कि इसमें क्या फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, कैसा बिहेव कर रहा है, क्या इसमें फ्लो हो रहा है, तो किस आदत को हो रहा है, मतलब इसमें फ्लो कैसा है, स्टेडी स्टेट है, नॉन स्टेडी स्टेट है, तो ये सारा पार्ट आया है कौन? रिजर्वायर का। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? डिस्कवरी, फिर एक्सप्लोरेशन, फिर ड्रिलिंग, फिर बेल लॉगिंग, फिर
परफोरेशन, फिर वेल सर्विसिंग, फिर वेल एक्टिवेशन, फिर प्रोडक्शन, फिर सर्विस फैसिलिटी और रिजर्वायर थ्रू आउट पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर अब मैं पढ़ाऊंगा आपको ड्रिलिंग, ठीक है। अब ड्रिलिंग को हम नहीं है कल से स्टार्ट करेंगे। इसमें शुरुआत का पार्ट रहेगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, पूरी ड्रिलिंग में वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑयल फील्ड में उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के हिसाब से हम डिफरेंट प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, वो आपके छोटे छोटे टर्म्स में पहले पढ़ाऊंगा। फिर आपको मेन पार्ट पे तब ले जाऊंगा जब आप ये सब चीज़ सीख जाएंगे, जैसे रिग कंपोनेंट हो गया, आपका ड्रिलिंग फ्लूइड हो गया, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसके नोट्स तो नहीं है, इसके बेसिक के नोट्स तो नहीं है, आप बुक रेफर कर सकते हैं। हाँ, ड्रिलिंग के लिए दो मस्ट है, एच श्राविया और हैरियट एंड बॉट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये दो बुकें हैं ड्रिलिंग के लिए, बंद ये बेसिक बुक है, ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा भी आप कुछ पढ़ सकते हो, तो ये सब बेसिक आपको नहीं है, बुक की नहीं है, तुम्हारे प्रीफेस में मिल जाएगा तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो कल से टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका मेन टॉपिक होगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी आप हैरियट देखो मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पर आपको अब बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरी कुछ चीज़ें छूटती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर मैं कुछ यहाँ पर अलग बताता हूँ, बुक में कुछ अलग बताता हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बेसिक हो गया, तो ये हेल्प करेगा। तो मैं फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को जो अभी सेकंड ईयर में आए भाई, कल से क्लास स्टार्ट करते हैं ड्रिलिंग की, ठीक है। थैंक यू।